सरकार को, सिस्टम को, सबको मेरा आपके चैनल से अनुरोध है और वो जल्दी होना चाहिए, नहीं तो ये बात ना बार बार उठती रहेगी। ये वहाँ से ये बौद्ध विहार को बुद्धिस्टों के पूरी तरह से हवाले किया जाए जी, नहीं तो इसमें कुछ ना कुछ अब वो दिन गए कि जी आप दबा लेंगे। ये दबने वाली चीज़ नहीं है, ये आगे और बढ़ के आएगी और ये एक दिन आएगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ, कब आएगा मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ पे ये बौद्ध विहार जो है वो बुद्धिस्टों के हवाले होगा पूरी तरह से। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में स्टैचू लग सकता है, ग्वालियर हाई कोर्ट कई सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है। और आज मैं बता देता हूँ जी, अब ये स्टार्ट हो गई मुहिम, डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू हर हाई कोर्ट में लगेगा। कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो 2009 का है उसमें ये है कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। और अगर रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए तो ग्वालियर हाई कोर्ट में रिलीजियस स्ट्रक्चर है, मंदिर है वहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्वालियर का भी डेढ़ एक साल हुआ उसका बने, ज़्यादा 2 भी हुए नहीं, वहाँ पे भी मंदिर है। इंदौर कोर्ट अभी बनी रही है, वहाँ पे मंदिर बन चुका है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की इतनी परवाह है तो बिल्कुल मत बनाइए, और अगर किसी का ना बने कोई तो बिल्कुल नहीं। और ये रिलीजियस नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये स्टैचू है डॉक्टर अम्बेडकर का, उसका जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। हम किसी सर लेकिन आपकी मंशा थी, जहाँ तक मुझे जानकारी, जी, आप भी चाहते थे कि बिल्कुल चाहता था मैं, लेकिन आप चीफ जस्टिस भी थे मध्य प्रदेश के, आप चाहते तो लगवा सकते थे। मैं बिल्कुल लगवा सकता। एक आदेश जो आदेश मेरा आदेश, और मैं जाता, टाइम फिक्स करता, लगा देता। डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेज में यह है, वो जोर देते थे कि लड़कियों को जरूर पढ़ाओ, कर्जा लेके पढ़ाओ, मकान बेच के पढ़ाओ, मकान बन जाएगा दोबारा, कर्जा उतर जाएगा। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं हुई तो ये पूरी की पूरी जो वीमेन क्लास है वो पिछड़ जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी देश की तरक्की अगर देखनी है तो वे देखे कि वीमेन की उस देश में क्या स्थिति है। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम अक्सर कुछ ऐसी जानकारी आपके बीच में लेकर आते हैं जिससे कहीं ना कहीं आप लोग को एक प्रेरणा मिले आगे बढ़ने के लिए, और जो इस समय समाज के अंदर में या देश के अंदर में जो गतिविधियां चल रही है उसकी भी जानकारी मिले। आज हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जो कहीं ना कहीं न्यायिक सेवा में रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं, उसके अलावा आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में भी न्यायाधीश रहे, और उसके बाद मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे हैं, और अभी वो सेवानिवृत्त हो गए। उनकी जो पृष्ठभूमि है, कहीं ना कहीं शोषित वंचित समाज से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद वो इस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर पहुँचना आज के दौर में भी काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही संघर्ष उनके साथ भी हुआ और वो इस मुकाम पर पहुँचे, और उनके कार्यकाल में कुछ जाते जाते, आज वो सेवानिवृत्त हैं, और जाते जाते कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो सुर्खियां बन गई और विवाद का भी कारण बन गई। जैसे कि ग्वालियर खंडपीठ में आपने सुना होगा, भारत रत्न बाबा साहब का जो स्टैचू है वो लगाने की उनकी मंशा थी, लेकिन वो स्टैचू जब बात आई लगाने की, स्थापित करने की, तो विवाद हो गया। आखिर ये क्या कारण है? और उसके अलावा आप जानते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन भी चल रहा है, देश में बहुत सारे ऐसे गतिविधियां चल रही है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो आज अतिथि हैं उनसे हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस सुरेश केस साहब की। सर, सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, और जितने भी श्रोता सुन रहे हैं उन सब का धन्यवाद मेरी तरफ से। उनको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। सर, मैं आपसे पहले तो यही जानना चाहता हूँ कि आपकी जो पृष्ठभूमि है, आप शोषित वंचित समाज को बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं इस तबके से आने वाला व्यक्ति इतने बड़े मुकाम पर पहुँचना आज के दौर में भी मुश्किल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि डॉक्टर बाबा साहेब और ज्योतिबा फुले जी के जो विचार हैं
वो आपको किस तरीके की प्रेरणा देते हैं आपको यहाँ तक पहुँचने में? सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैं छोटे से गांव हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कैथल में, गांव का नाम मेरा काकोत है, वहाँ 10वीं तक का स्कूल था। हम 4 भाई 3 बहनें। हमारे पेरेंट्स एग्रीकल्चर लेबरर थे। हम भी सीजनल दिहाड़ी करते थे, साड़ी सामड़ी जैसे में दिहाड़ी सर, दिहाड़ी? दिहाड़ी। और वो 10वीं तक हमने की। 10वीं के बाद से फिर हम सीधे यूनिवर्सिटी कॉलेज कुरुक्षेत्र में गए, वहाँ हमने ग्रेजुएशन की। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की। और फिर 1985 में हम दिल्ली आए लॉ करने, कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने लॉ की। उसके बाद वहाँ प्रैक्टिस की और 2008 में मैं दिल्ली हाई कोर्ट का जज बना हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट में मैं SC ST BC OBC की बात नहीं करता, BC से मैं पहला जज हूँ। अच्छा। वहाँ उससे पहले ना कोई सर्विस से बना, ना कोई एडवोकेट से बना। तो ये जो सारा दौर रहा है, ये कोई आसान नहीं था। अब जिसके पेरेंट्स जी, दिहाड़ी मजदूरी वाले, और मेरे फादर सबसे बड़े मेरे गुरु, जिनका एक ही मिशन था कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। वो ये कहते थे कि अगर आप पढ़ाई करोगे, अगर चपरासी भी लगोगे, तब भी आपकी लाइफ बेटर होगी देन एनी विलेजर। तो उसमें हम सब के सब भाई अच्छी पोजीशन पे पहुँचे। मेरे सबसे बड़े भाई जीतराम कैद IRS थे, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विस तब जो होता था, अब आजकल इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड GST डिपार्टमेंट का नाम है। 73 में वो आए और 73 में मैं 4th क्लास का एग्ज़ाम दिया था, 5th में भी प्रमोट होना था। उसके बाद से हमारे परिवार का स्केल फिर डिफरेंट आया जी। उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे ब्रदर ने, जो जीतराम कैद ने, उन्होंने फिर जिम्मा लिया। उनसे छोटे ब्रदर थे बलजीत सिंह कैद, उनको भी उन्होंने मैट्रिक के बाद अपने पास जालंधर, क्योंकि बड़े भाई जीतराम कैद साहब जालंधर रिजर्व कंपनी में क्लर्क थे, उन्होंने अपने पास उनको बुलाया, DAV कॉलेज में उनको एडमिशन दिलाया। खुद भी DAV कॉलेज से इवनिंग से ग्रेजुएशन कर रहे थे। अच्छा। तो मैरिड भी थे वो, 10वीं के बाद उनकी मैरिज हो गई थी। तो ये सब हालात से निकल के उनका बहुत बड़ा रोल रहा। और जब मैं मैट्रिक की गांव से, और ऐसा स्कूल जिसमें क्लासरूम बिल्कुल कम से कम, उसी बिल्डिंग में प्राइमरी स्कूल था, वही बिल्डिंग में मिडिल स्कूल प्रमोट हुए, फर्दर उसी बिल्डिंग में हाई स्कूल प्रमोट हुआ। हाई स्कूल तक ये सोचो कि हम क्लासरूम बहुत कम थे, हम पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़े हैं। और वहाँ से पढ़ के चल के और मैं यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा कि चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश, बहुत बड़ी स्टेट का मैं रहा हूँ। ये सही है कि मेरा टेन्योर कम था, 8 महीने थे सिर्फ जी। और मैं अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और मुझे 8 महीने यहाँ काम करके बहुत सेटिस्फेक्शन हुई। जी। मैं यहाँ पे जब आया, मैंने एक चैनल पे भी इंटरव्यू दिया है, उसमें मैंने बताया यहाँ रजिस्ट्री में हाई कोर्ट सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस सेक्रेटरीट में आज तक SC ST BC का कोई भी ऑफिसर नहीं था। मैंने आके चेंज किया, एक ऑफिसर SC का लेके आया, एक ST का, एक BC का, एक वीमेन, एक मुस्लिम, मैं सब का साथ उस पर लेके मैं चला और बहुत ही अच्छा टेन्योर हुआ। दूसरा, मैं जो मध्य प्रदेश में रह के एक बहुत बड़े काम ये किए, 8-8 10-10 साल से डिस्ट्रिक्ट जज जिसको प्रमोट होना था ऑफिसर्स को, नहीं हो पा रहे थे किसी वजह से। हालांकि मुझे इस वजह आज तक समझ में नहीं आई, इसी करके मैंने आते ही उन सब का प्रमोशन किया और एक अच्छी लहर, एक दीपावली टाइप का उत्सव उन सब जुडिशरी के लिए था। दूसरा जो सबसे बड़े मैंने काम किया, वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, रजिस्ट्रार से नीचे के जो ऑफिसर्स हैं, उनको पेट्रोल
और उनको जून में जो छुट्टियां होती है, मई जून में समर वेकेशन में, उनमें उनको छुट्टियां नहीं मिलती थी जी। मैंने सबकी इवन अटेंडेंट तक जो लास्ट है 4th क्लास है उनका भी मैंने दिन बांधे कि भाई इतने दिन ये भी छुट्टी रहेगी, इतने दिन ये भी छुट्टी रहेगी। तो मैंने हर आदमी को टच किया और उसका मुझे रिफ्लेक्शन क्या मिला, जब मेरा फेयरवेल हुआ और फेयरवेल फुल कोर्ट फेयरवेल के बाद जब मैं नीचे आया, मेरा सी ऑफ कर रहे थे, हजारों की तादाद में जैसे पूरा हाई कोर्ट 4th क्लास से लेके रिस्टार तक वो सब के सब नीचे है और इतनी मालाएं मतलब मुझे उन्होंने पहनाई। कईयों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जो 4th क्लास की खासकर कि मेरे नज़दीक आए चीफ जस्टिस के, मैंने उनकी तरफ मैं हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा के उनसे माला एक्सेप्ट की और उनको मैंने पैट किया। तो वो जो मैं एक इम्प्रेशन छोड़ के आया जुडिशरी के लिए और स्टाफ, हाई कोर्ट का स्टाफ खासकर। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्टाफ की बात है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्टाफ के बहुत सारी डिमांड थी, वन आफ्टर अनदर मैंने मेजोरिटी जो हो सकती थी मैंने वो सब की। दूसरा, जब मैं गया तो मुझे पता लगा कि 25-30 बिल्डिंग जो कोई जुडिशल कम्प्लेक्स था या कोई रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स था, उस सब को मैंने ये देखा कि ये अधूरे पड़े हैं, उनको एक्सपीडाइट किया और मैं 30-32 के करीब बिल्डिंग्स का इनॉग्रेशन खुद अपने हाथों से करके आया हूँ। अच्छा। एक सबसे बड़ा जो वकीलों पे आता हूँ मैं, वकीलों के लिए वहाँ पर कई साल से कोई 2017-18 से लैंड ईयर मार्क की हुई थी लेकिन उसमें चैम्बर नहीं बने थे। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की और मैं धन्यवाद करता हूँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, जब उनसे बात की कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, एडवोकेट्स को बैठने की जगह नहीं है और हर पृष्ठभूमि से एडवोकेट आता है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता कि यहाँ पर किराए पर ऑफिस ले। तो वहाँ सीएम साहब खुद आए और 3 सुप्रीम कोर्ट के जज थे वहाँ पे, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ये सब वहाँ थे। तो इतना अच्छा मैं वहाँ इंप्रेशन छोड़ के आया। मेरी जब फुल कोर्ट रेफरेंस थी, वो जो प्रेसिडेंट ऑफ द बार वो भावुक हुए और उन्होंने कितने अच्छे से वो मेरा उन शब्दों में धन्यवाद किया, ये सब ने आपने देखा ही होगा। जी, वो काफ़ी चर्चा हुई, आपका जब विदाई हुआ ना उसकी चर्चा बहुत हुई। अभी तक मध्य प्रदेश में बहुत सारे चीफ जस्टिस आए सर, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को उनका नाम नहीं मालूम होता था जी। लेकिन आपका जो सेवानिवृत्ति हुई और बीच में कुछ बातें आई, लेकिन उसके पहले मैंने जो आपसे पूछा था सर कि डॉक्टर बाबा साहेब और ज्योतिबा फूले, इनके विचार भी कहीं ना कहीं आपको प्रेरणास्पद रहे हैं? देखो इनके विचार, देखो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो बाबा साहब के नाम से जाने जाते हैं, मैंने किसी चैनल पे बोला वो कभी ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जी से नहीं मिले, लेकिन उनका जो एजेंडा था मेन के जो वुमेन एजुकेशन, ज्योतिबा फूले जी ने सबसे पहले पूना में लड़कियों का स्कूल खोला और उनकी जो वाइफ सावित्रीबाई फूला जी, जिनको शिक्षित भी किया और इस देश की पहली वो जो विमेन अध्यापिका जिसको कहते हैं वो बनी और वो स्कूल उन्होंने चलाया। बहुत लोगों ने अपोज किया उस चीज़ को कि नहीं, लड़कियां अगर स्कूल में जाएंगी, लड़कियां अगर बाहर जाएंगी तो लड़कियां खराब होंगी, लेकिन उन्होंने ये सब के बावजूद वो स्कूल चलाया और डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनके थे कि इनको राइट मिलने चाहिए डाउन ट्रोडन को, नेग्लेक्टेड पर्सन्स को, उनमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक करके उतारा। उसका पूरी की सोच का पूरा रिफ्लेक्शन आप उसमें देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जी। और मैं थोड़ा सा और कॉन्स्टिट्यूशन बाहर की बताना चाहता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेज में यह है, वो जोर देते थे कि लड़कियों को जरूर पढ़ाओ, कर्जा लेके पढ़ाओ, मकान बेच के पढ़ाओ, मकान बन जाएगा दोबारा, कर्जा उतर जाएगा, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं हुई तो ये पूरी की पूरी जो वीमेन क्लास है वो पिछड़ जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी देश की तरक्की अगर देखनी है तो वो ये देखे कि वीमेन की उस देश में
क्या स्थिति है। तो जो ज्योतिबा फुले का विचार थे, वो विचार डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अडॉप्ट किए और उनको बहुत मुस्तैदी से लगाया। आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिए कि एक तो आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी कास्ट, क्रीड, सेक्स की, मतलब उसमें सब इक्वल होंगे, वीमेन भी। और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा है जो वीमेन को वोटिंग राइट दिया। वो डॉक्टर अंबेडकर ने कोई ये नहीं कहा कि वीमेन दलित की होगी, कि वीमेन डाउन ट्रोडन की होगी, या बीसी की होगी, या किसकी, सब वुमेन, वो चाहे किसी भी कास्ट के हैं, सब वीमेन का वो कंसीडर थे कि वो उनकी प्रगति अच्छी हो। तो वो उनके विचार थे। वो हमें जजमेंट में भी देखते थे कि जिनका बनता था बिल्कुल ठोक के किया, उनका रिलीफ दिया। और हमें ये पता होता था कि ये जो गरीब गुरबा के केसेस हैं उनको ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। मैं इस बात में जाना जाता हूँ कि ऐसे ऐसे केसेस को मैं प्रायोरिटी पे और ठीक अच्छे से मैंने डिसाइड किए। जी बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं आपके जो गतिविधियां हैं या आपने जो काम किए उस पर इन महापुरुषों की छाप नज़र आती है, उनके विचारों की छाप आती है। जी, यही घटनाक्रम हमने जाते जाते ग्वालियर में देखा। ग्वालियर जो हाईकोर्ट की खंडपीठ है जी, वहाँ डॉक्टर बाबा साहब का स्टैचू लगाने की आपकी मंशा थी, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली। जी। आखिर कारण क्या है कि लोग उसका विवाद करने लगे, लोगों को परेशानी होने लगी? सुरेश जी, मैं आपको बताता हूँ। मैं 25 सितंबर 2024 को मैंने ओथ ली एज चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, और विद इन 1 मंथ, लेस देन 1 मंथ, 21 अक्टूबर को मैं ग्वालियर गया। वहाँ पर मेरे को रिसीव हुआ एक रिप्रेजेंटेशन जो हाई कोर्ट एडवोकेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशंस का। उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि इस प्रांगण में, ग्वालियर बेंच के हाई कोर्ट के प्रांगण में डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू लगे। वो हमने रिप्रेजेंटेशन वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं अभी भी, जस्टिस आनंद पाठक, हम उनको रेफ़र किया, फॉरवर्ड किया। उन्होंने आगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, क्योंकि ये जो ज़मीन है वो हाई कोर्ट कस्टोडियन है, उसका ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट की है। अच्छा। तो एनओसी स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है पहले। तो उन्होंने कहा, तो कलेक्टर के पास गए। कलेक्टर ने एक रिटर्न में कहा कि सर इसका मूर्ति का खर्चा कौन उठाएगा। तो जस्टिस पाठक का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर ये लेटर आया कि खर्चा कौन उठाएगा। मैंने उनको कहा कि आप एडवोकेट्स को बुलाइए और एडवोकेट्स से बात कीजिए कि भाई आपने ये मुद्दा उठाया तो आप इसमें कंट्रीब्यूट करो कुछ पैसा। तो उन्होंने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव मेंबर बुलाए, जिसमें पवन पाठक प्रेसिडेंट है उसका बार का, ग्वालियर बेंच का, हाई कोर्ट का। वो सब आए तो उन्होंने कहा कि सर हम इकट्ठा कर देंगे पैसा, आप ऑर्डर कर दीजिए ताकि हम मांगने लायक हो जाए, पैसे इकट्ठे करने लायक हो जाए। तो जस्टिस आनंद पाठक ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि सर ये बोल रहे हैं कि ऑर्डर कर दीजिए। हमने कहा नहीं, हमने ऑर्डर नहीं करना, क्योंकि इन्हीं की वो डिमांड है, ये कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो वो जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम उसमें लगाएंगे, नहीं तो हमें सरकार से मांगना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़, बिल्डिंग कोई बनाते हो सब सरकार से पैसा आता है। हमारे पास हाई कोर्ट के पास अपना कोई पैसा नहीं होता जी। तो उसमें फिर क्या हुआ कि कुछ एडवोकेट्स ने पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके उन्होंने मूर्ति बनवाने का ऑर्डर दे दिया। मेरे पास जब फाइल आई तो परमिशन चाहिए थी चीफ जस्टिस की, हमने उसमें परमिशन सेंक्शन कर दी। अच्छा। अब कंट्रोवर्सी यहाँ से स्टार्ट होती है जो नहीं होनी चाहिए थी। कंट्रोवर्सी ये, उन्होंने कहा कि जो ये सैंक्शन हुआ है, जो परमिशन हुई है, ये परमिशन प्रॉपर नहीं है। परमिशन जो बिल्डिंग कमेटी है हाई कोर्ट की, उसका डिसीजन होना चाहिए। हमने वो इशू बिल्डिंग कमेटी के पास लेके गए। बिल्डिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, 7 में से 2 मेंबर ने कहा कि लगनी चाहिए और 5 मेंबर ने ये कहा कि थोड़े दिन रुक जाओ
ऑब्जेक्शन नहीं था उनको कि थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि मैं समझा कि 14 अप्रैल आ रहा था उस टाइम, शायद मैंने कहीं सी वजह से होगा कि 14 अप्रैल के बाद लग जाए, और ठीक है। हमने कहा बहुत अच्छे। फाइल मेरे पास पेंडिंग रही। फाइल पेंडिंग के बाद मैंने उस पर ऑर्डर करना था, मैंने ऑर्डर किया और ऑर्डर करके ये लिखा कि भाई ये इस मेंबर ने ये, इतने मेंबर ने ये बोला। वो करने के बाद हमने परमिशन दी और फिर मैंने मध्य प्रदेश के गवर्नर साहब को फ़ोन लगाया, बातचीत की फ़ोन पे, उन्होंने एग्री किया और हमने फिर एक फॉर्मल इनविटेशन उनको भेजा। उनका फॉर्मल रिप्लाई आया और उन्होंने कंसेंट दी कि 17 मई को वहाँ पे स्टैचू के लिए वो अनावरण करने के लिए आएंगे। जी। फिर उनकी कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से फिर उनका दूसरा लेटर आया जिसमें कहा कि भाई वो व्यस्त हैं उस दिन और वो नहीं आ सकते। उसके बाद मेरे पास टाइम थोड़ा था कि मैं फिर दोबारा टाइम लेके फिक्स करता, क्योंकि मेरा 23 मई को मुझे रिटायर होना था। तो इस करके मैं वो नहीं कर पाया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो अपोज कर रहे हैं, पहले तो अपोज करने का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, वो आर्किटेक्चर हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पे जो मुझे वहाँ से जो ऐसे एडवोकेट्स के मुझे शर्म आती है उनके ऊपर, कि जो दया भी आती है उन पे, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन का ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने। वो उन्होंने शुरू कर दिया जी B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने नहीं लिखा, B.N. राव ने लिखा, 142 आर्टिकल लिख चुके थे। अरे 2 महीने में जिसने अगर 142 आर्टिकल लिख दिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में 142 आर्टिकल है? नंबर 1। और 2 महीने में जिसने लिख दिए, और कॉन्स्टिट्यूशन को लगा कितना, 3.25 साल के करीब का समय लगा। तो 3.25 साल में जिस डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने हाथ से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, अपने टाइपराइटर से टाइप किया, और ग्रामर, इंग्लिश, सब लैंग्वेज उनकी कमांड, एक कोई आज तक ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे कोमा गलत लगा या यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए था। और दूसरा, मैं उनसे अब बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो ये बताएं कि जो पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन पे जो डिबेट होती थी, उसके किसने जवाब दिए डिबेट के। और ये सही है, ये ग्रेटनेस थी बाबा साहब की, जिन्होंने कहा कि इसमें सब मेंबरों का कंट्रीब्यूशन है, ये उनकी ग्रेटनेस थी। अदरवाइज जितने मेंबर थे, कोई बीमार था, कोई आया नहीं, कोई फॉरेन में है, ठीक है, तो अगर मेरे से अगर सही पूछा आपके चैनल से, उनका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर था, नेग्लिजिबल था, और मैक्सिमम जो भी किया वो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। ये जो अगर अम्बेडकर होते किसी स्वर्ण जाति से, डॉक्टर अम्बेडकर को वो पूछते कि जो आप अंदाजा लगा सकते। जिस डॉक्टर अम्बेडकर को हम नहीं पहचान पाए, हमारा देश नहीं पहचान पाया ठीक से, उसको कम से कम 10 कंट्री में उसके स्टैचू लगे हैं, बाहर फंक्शन होते हैं उसके। और जहाँ से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्हें PhD की जी, वहाँ पढ़े वो, वहाँ उन्होंने 250 साल का रिकॉर्ड पूरा देखा, और उन्होंने देखा कौन सा बेस्ट स्कॉलर था यहाँ पे जो PhD करके गया, और उन्होंने सब के सब देखने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर वाज दी बेस्ट स्कॉलर। और उसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर स्टैचू लगा है डॉक्टर अम्बेडकर का, और उस पर लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। अगर वो देश, बाहर के देश, डॉक्टर अम्बेडकर को इतना बड़ा पहचानते हैं, मानते हैं, ये हमारे सिर्फ हुई इसलिए कि जाति का सवाल, वो दूसरी जाति में पैदा हुए, जिसको आप अछूत कहो, जिसको आप डाउन ट्रोडन कहो, उससे इस वजह से इनका अपोज है। ये सिर्फ जातिगत द्वेष है, उनके अंदर जेलस है कि क्यों एक जो सिस्टम उनका था उसके सिस्टम को नकार के और उस सिस्टम को ख़त्म करके तब जाके वो डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और इतना बढ़िया कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, इट्स ए एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट। जी, इससे ज़्यादा क्या, अब अगर वकील ही कहे, मुझे उन पर दया आती है कि उनको पता ही कुछ नहीं है। सर लेकिन आपकी मंशा थी, जहाँ तक मुझे जानकारी, जी, आप भी चाहते थे कि बिल्कुल चाहता था मैं। लेकिन
आप चीफ जस्टिस भी थे मध्य प्रदेश के, आप चाहते तो लगवा सकते थे। मैं बिल्कुल लगवा आपके सकता। एक आदेश जो आदेश मेरा आदेश, और मैं जाता, टाइम फिक्स करता, लगा देता। लेकिन ये सब कंट्रोवर्सी कब हुई? जब टाइम फिक्स हुआ। टाइम फिक्स हो गया, हमने कम्युनिकेशन, जब गवर्नर साहब का जब लेटर आया, हमने कम्युनिकेशन भेजा एडमिनिस्ट्रेटिव जज को, और वो कम्युनिकेशन उस पर उन्होंने आगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह को भेजा। वो उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई कि अब तो लग रही है, और फिर वो राजनीति स्टार्ट होती है उनकी, कुछ लोगों की। उनको इलेक्शन लड़ना है, बाहर का इलेक्शन लड़ना, उनको और कोई नहीं, कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से। और उसके बाद से ये हुई, और मैं सुनो लगा के आ सकता था जबरदस्ती, और जबरदस्ती भी क्या, कोई मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन मैं इसको एक उत्सव की तरह चाहता था कि सब के सब, जैसे सुप्रीम कोर्ट में लगा, वहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, जैसे आपके यही डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर के न्यायालय में लगा, वहाँ पे संविधान वाटिका बनी, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर स्टैचू लगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में स्टैचू लग सकता है, ग्वालियर हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है। और आज मैं बता देता हूँ जी, अब ये स्टार्ट हो गई मुहिम, डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू हर हाई कोर्ट में लगेगा। और ये आपको एक जानकारी बता दूं, आपको शायद बहुतों को नहीं पता जी, स्टेट गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। अच्छा। और वो डिसीजन लेके उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को लेटर लिखा है कि हर कोर्ट हाल में, वो हाई कोर्ट का हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, कोई भी है, सब कोर्ट हाल में डॉक्टर अंबेडकर का पोर्ट्रेट लगाया जाए। अच्छा। और इससे पहले कर्नाटका हाई कोर्ट, फुल कोर्ट ने डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं कि सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोर्ट हाल में और हाई कोर्ट के कोर्ट हाल में बाबा साहब का पोर्ट्रेट लगेगा। और यहाँ भी अब लगेगा, ये फुल कोर्ट होगी इस पर, और फुल कोर्ट इस पर डिसीजन लेगी, और उसके बाद लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे विश्वास है कि ये हर हालत में फुल कोर्ट इसको यह डिसीजन लेगी पॉजिटिव, और यहाँ पे सब लगेंगे। इन्होंने बल्कि चैप्टर खोला, जिन्होंने अपोज किया वो पछताएंगे इस बात को कि अगर वो बाबा साहब का स्टैचू लग जाता, ठीक है, इतनी मुहिम नहीं चल रही थी। इन्होंने हम खामे पॉलिटिकल हेड दे दिया, सब तरह की वहाँ पॉलिटिकल पार्टी अपनी रोटियां सेक रही हैं, ठीक। लेकिन अगर ये इनको बल्कि खुद ही, मैं अब भी कहता हूँ, इनको समझ में आनी चाहिए, इनको इस देश से, बल्कि देश से कहता हूँ, माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनको ये कहना चाहिए हमसे गलती हुई, हमने अपोज किया, और वो उनको खुद आना चाहिए कि हम इसके लिए तैयार हैं। वो स्टैचू, जैसे मैंने एक चैनल पे बोला, बाबा साहब का एक स्टैचू लगने से उसका स्ट्रेचर ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं हो जाता, एक ना लगने से कम नहीं होगा। बाबा साहब का स्ट्रेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक। ये लगेगी आज नहीं कल, और इनको अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं सर, स्टैचू या मूर्तियों का विरोध तो बाबा साहब खुद करते थे, लेकिन यदि लोगों की इच्छा है तो उसका विरोध स्वतंत्र भारत में करना, और जहां भारतीय संविधान लागू है, कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। बाबा साहब का जो मतलब था कि आदमी की पूजा मत करो, व्यक्ति, ठीक, व्यक्ति पूजा नहीं करनी। जो स्टैचू लगना है, अगर स्टैचू का ये मान लो अपोज कर रहे हैं आप, और मुझे जब ये बल्कि बात आई हमारी इसमें बिल्डिंग कमेटी में, मैं भी पार्टिसिपेट किया जी। उसमें कुछ एक आध मेंबर ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2009 का कि कोई स्टैचू वगैरह नहीं होना चाहिए। उनको मैंने क्लैरिफाई किया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो 2009 का है, उसमें ये है कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। और अगर रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए तो ग्वालियर हाई कोर्ट में रिलीजियस स्ट्रक्चर है, मंदिर है वहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्वालियर का भी डेढ़ एक साल हुआ उसका बने, ज़्यादा 2 भी हुए नहीं, वहाँ पे भी मंदिर है। इंदौर कोर्ट अभी बनी रही है, वहाँ पे मंदिर बन चुका है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की इतनी परवाह है तो बिल्कुल मत बनाइए, और अगर किसी का ना बने कोई तो बिल्कुल नहीं। और ये रिलीजियस नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये स्टैचू है डॉक्टर अम्बेडकर का, और उसका जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, हम किसी कोई जो स्टेट्समैन है उस या कोई महापुरुष है दूसरे का नहीं लगा रहे। हमने कभी नहीं कहा कि उसमें रविदास का लगे, हमने नहीं कहा उसका पेरियर का लगे, ठीक, हमने नहीं कहा उसमें ज्योतिबा फूले का लगे, हमने ये भी नहीं कहा कि सुभाष चंद्र बोस का लगे,
हमने ये नहीं कहा सरदार पटेल का लगे, जी डॉक्टर अंबेडकर का लगे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है जिसको हम सब फॉलो करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन, रोज कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, और अगर उसका लग रहा है वो स्टैचू नहीं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को ये याद रखने वाला है कि एक बच्चा जो क्लासरूम के बाहर पड़ गए वहाँ से चल कर कहाँ तक पहुँचा, वो डॉक्टर अंबेडकर की ग्रेटनेस, उसको आने वाली जनरेशन ये देखे, याद करे कि ये डॉक्टर अंबेडकर थे। इतनी सी बात है सर। बाकी उनकी अगर चर्चा करें तो पूरा समय निकल जाए, क्योंकि उनकी जो महानता थी ना, उस पर चर्चा करने में हम भी भावुक हो जाते हैं। और यहीं पर हम ये देखते हैं सर कि देश के अंदर में विभिन्न आंदोलन चल रहे हैं, खासकर ये इन वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए ये हमेशा अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब ने तो किया ही संघर्ष, आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। जब संविधान सबको धार्मिक आज़ादी देता है, जो आप बात आपने शुरू की है बोध गया की, ये जो एक्ट है 1949 का है जी। और 1949 के एक्ट जब बना तो संविधान में, संविधान कब लागू हुआ हमारा? 1950 में, 26 जनवरी 1950। जी सर। तो उसमें साफ लिखा है कि जितने एक्ट पहले के और जो कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब एक्ट खत्म है जी। नंबर 1। दूसरा, ऐसा कोई धार्मिक स्थान नहीं है जिसमें दो धर्मों का इकट्ठा वहाँ पे कोई पूजा का स्थान हो। एक बता दो कि भाई जो दोनों एक ही जगह पे वो हैं। इसमें जो भी हालात रहे, मुझे बल्कि कहना नहीं चाहिए कितनी सरकारें रही, और लालू प्रसाद यादव के बाद से आज तक 20 बैकवर्ड क्लासेस के चीफ मिनिस्टर रहे। मैं पूछना चाहता हूं, जो भी रहा, किसी भी पार्टी के रहे, सब पार्टियों के रहे, क्या किया उन्होंने? उन्होंने ये बीज बोए रखे कि भी ये चलता रहेगा, या तो इसको, क्योंकि बौद्ध गया जैसे मुसलमानों के लिए मक्का है, बोध गया बुद्धिस्टों के लिए वो है वर्ल्ड वाइड। जी। सारे देश के नवंबर के महीने में भी जाके देखो, पूरे वर्ल्ड से भिन्न भिन्न देशों से जितने बुद्धिस्ट हैं वो वहाँ पे आते हैं और उसका को विजिट करते हैं। मैं जो सरकार को, सिस्टम को, सबको मेरा आपके चैनल से अनुरोध है, और वो जल्दी होना चाहिए, नहीं तो ये बात ना बार बार उठती रहेगी। ये वहाँ से ये बौद्ध विहार को बुद्धिस्टों के पूरी तरह से हवाले किया जाए जी, नहीं तो इसमें कुछ ना कुछ, अब वो दिन गए कि जी आप दबा लेंगे, ये दबने वाली चीज़ नहीं है, ये आगे और बढ़ के आएगी, और ये एक दिन आएगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ, कब आएगा मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ पे ये बौद्ध विहार जो है वो बुद्धिस्टों के हवाले होगा पूरी तरह से। सर आप मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे हैं हाई कोर्ट में, और वहीं पे आज जो CJI साहब हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो बुद्धिस्ट हैं, तो उनके रहने से फैसलों में कुछ ऐसा फ़र्क पड़ता है कभी? देखो, जहाँ तक जज की बात है, जुडिशरी की बात क्योंकि है, सर 29 जुलाई को अंतिम सुनवाई है। जुडिशरी की जहाँ तक बात है, जुडिशरी देखो दोनों पक्षों को सुनकर जी वो फैसला देगी। वहाँ अगर कोई मामला है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो दोनों पक्षों को सुनेगी और वो फैसला देगी। सिर्फ कि भाई जस्टिस गवाई बुद्धिस्ट है, इसलिए फैसला सिर्फ बुद्धिस्ट के फेवर का मैं नहीं मानता होगा, क्योंकि जो दोनों के वो तथ्य देख के, उनके आर्गुमेंट सुन के, मटेरियल देख के तब वो फैसला लेंगे, और वो ठीक लेंगे। ये ले पाएंगे अगर नहीं ले पाएंगे तब तक मुझे पता नहीं, पर जो भी होगा इसमें ये अब कोर्ट से होगा, वैसे अदरवाइज सरकार इस पर करने वाली नहीं है। जी जी जी। हाँ सर मुझे याद आता है कि देश की जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उन्होंने खुद कहा था कि देश की जेलों में ज़्यादा करके जो आदिवासी हैं, SC के लोग हैं, BC के लोग हैं, ये लोग अंदर, मैं आपको बताता हूँ जेलों इनको न्याय नहीं मिल पाता। मेरा बहुत बड़ा वो एक्सपीरियंस रहा। जी जी पौने 17 साल मैं जज रहा हूँ, और उसमें से 8 महीने चीफ जस्टिस रहा हूँ। जी। मैं दिल्ली हाई कोर्ट रहा हूँ, मैं आंध्रा और तेलंगाना जब कंबाइंड हाई कोर्ट था हैदराबाद में, वहाँ जो क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल
95% क्रिमिनल केसेस में जो इन्वॉल्व हैं या बुक हुए हैं वो गरीब लोग हैं। मैं उनको सपोर्ट नहीं करता कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हों। हाँ। और ये क्रिमिनल नहीं है, ये लोग मेजोरिटी, ये एक ऑफेंस है। जो ऑफेंस आईपीसी में किया है, आईपीसी का कुछ भी उसने वायलेशन किया वो ऑफेंस है। अब ऑफेंस क्या होता है? गरीब आदमी है, आप 4 लोग बैठे हैं, उसमें से कोई डिस्कशन हुआ, डिस्कशन में कोई ऊंची बात नीची बात हुई, बैठे बैठे कोई गिलास रखा, गिलास मार देंगे, कुर्सी रही कुर्सी उठा के मार देंगे, उनको ये नहीं पता रिपरकशन क्या होंगे। अगर यहाँ पे आपकी बैकग्राउंड कुछ नहीं, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, आपकी कोई केस नहीं, और अगर अचानक ये हुआ है और मर्डर हो गया, मैं सबसे बड़ा मानता हूँ जैसे मर्डर हो गया, वो क्राइम नहीं है, वो ऑफेंस है। वो जो दोषी हैं वो आईपीसी के दोषी हैं, उन्होंने उसका किया है, वो किसी और के दोषी नहीं है। तो जहाँ तक वो ना अच्छे वकील कर सकते, जो अच्छे वकील नहीं कर सकते, उनका केस अच्छे से प्लीड नहीं हो सकता, तो वो बेचारे ज़्यादा से ज़्यादा दिनों इसलिए जेलों में है। क्यों? बड़े बड़े लोग कितने बड़े बड़े घोटाले कर लिए, ये बताओ। अगर घोटाला होगा, जो फाइनेंस है, जो इकोनॉमिक थ्रेड है देश की, वो ब्रेक करता है, कितनी फैमिली और उस पर असर करती हैं। मर्डर में फिर भी अगर एक का मर्डर हुआ, 2 फैमिली सफ़र करेंगी, एक जिनका मर्डर हुआ उसके फैमिली सफ़र करेगी, नो डाउट ख़त्म हो जाएगी फैमिली, कमाने वाला आदमी गया, दूसरा जो जेल गया उसकी फैमिली सफ़र कर गई। तो उसमें ये है कि भाई ये देखना चाहिए, जैसे बाहर के कंट्रीज़ में, मैं इंग्लैंड का उदाहरण देता हूँ आपको। जी। इंग्लैंड में ये है कि जब ऑफेंस होता है, एक जूरी बैठती है, उसमें साइकेट्रिक भी होता है, साइकोलॉजिस्ट भी होता है, पुलिस वाले भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, वो सब की कमेटी होती है। वो ये देखते हैं कि किन सरकमस्टांसिस में इसने ये ऑफेंस किया, और फिर वो सरकमस्टांसिस देख के वो देखते हैं कि वेदर ही इज़ असेट टू दी कंट्री। मान लो आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आपसे हो गया कुछ ऐसे ही, अच्छा, तो वही देखते हैं कि इसको सज़ा कितनी देनी चाहिए, क्योंकि ऑफेंस तो क्या है, सज़ा तो मिलेगी। अच्छा, कितनी देनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रखेंगे आपका टैलेंट ख़त्म। अच्छा, ये भी सब ये सब देखा जाता है। यहाँ ये सब नहीं देखा जाता, यहाँ डिफरेंटली दे हैं। हम ये देखते हैं ऑफेंस हुआ, उसकी ऑफेंस किया, प्रूव हुआ अगर, तो उसकी सज़ा मिलेगी उसको उतनी। अब मेरा जहाँ तक बेल की बात है, जेल और बेल की बात है, जैसे माननीय राष्ट्रपति जी ने बोला है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला था, मैं भी उस फंक्शन में था। अच्छा, उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे डिमांड हो रही है जेल बनाओ, नई जेल, क्यों जेल बनवा रहे हो? गरीब आदमी क्यों अंदर? अगर आपके परिवार से कोई अंदर है और आप गरीब तो आपको वकील करना पड़ेगा। गरीब आदमी को ये भी पता नहीं है कि जिसको मध्य प्रदेश में वकील सहायता बोलते हैं, लीगल एड से एडवोकेट मिलता, वो भी पता नहीं होता। अब वो जो वकील के पास जाएगा वो पैसे मांगेगा, अच्छे खासे पैसे, मर्डर केस है तो आपको घर बेचना पड़ेगा। अगर ज़मीन है, ज़मीन बेचनी पड़ेगी। तो फिर घर वाले आपके क्या सोचेंगे कि भाई उसको अंदर ही रहने दो, क्योंकि अगर ये बेच के बाहर आ गया तो करेगा क्या? तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा अंदर हैं। और उनका जहाँ तक मैं मध्य प्रदेश भी देखा, मैं तीनों कोर्ट्स का देखा। देखो ऑफेंस कई बार ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया, हाई कोर्ट उसको बरी कर देती है। हाई कोर्ट ने भी कन्विक्ट किया, मान लो जो कन्विक्शन अफर्म की, तो सुप्रीम कोर्ट कर देती है। अब आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कोई अपील नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अगर जाके वो 10 साल, 15 साल, 12 साल बाद अगर उसको बरी होता है, 10-12 साल अंदर रहता है, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती तो ज़िंदगी पूरी खराब है, उसकी खराब, उसकी लाइफ, उसकी फैमिली खराब। तो मेरा कहने का मतलब है, ये मैं नहीं कहता कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, उसकी वजह है कि हमारे जजेस की संख्या बहुत कम है। वो गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए, संख्या बढ़ानी चाहिए, हर हाई कोर्ट में बढ़ानी चाहिए। जैसे मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूँ, मध्य प्रदेश में 53 सैंक्शन स्ट्रेंथ है। और 53 सैंक्शन स्ट्रेंथ में मैंने देखा, कंपेयर भी किया सब हाई कोर्ट्स को, कितना किसमें पेंडेंसी है, कितने जजेस हैं। मैंने 32 जजेस का और प्रपोजल भेजी है कि इसमें 32 और होके, मतलब 53 की बजाय 85 जजेस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के होना चाहिए। क्योंकि यहाँ के
4,80,000 के करीब केसेस सिर्फ हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 4,80,000 से ऊपर हो गए अब। तो इतने केसेस के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। दिल्ली हाई कोर्ट में 1.5 लाख के करीब है। दिल्ली हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ है 60। अच्छा। और यहाँ 4,80,000 के में 53। तो केसेस के अकॉर्डिंग क्वांटम जितना है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। और वो प्रपोजल अभी किस स्टेज पे मुझे नहीं पता जी, लेकिन देर से देर बढ़ेगी। वो कितनी बढ़ेगी वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर। जी सर, आप सुप्रीम कोर्ट में होते मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम है और लोग तो मेरिट या आरक्षण की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जो ये कॉलेजियम सिस्टम है इसकी बात लोग चर्चा करते हैं कि ये भेदभाव करती है। सुरेश जी, जो कॉलेजियम सिस्टम है, मैंने एक चैनल पे बोला है, कॉलेजियम का मतलब क्या आता है? मेंबर ऑफ कॉलेजियम का उसका ये होता है, एक तो सर्च करो, सबका विकास सबका साथ है ना। हाँ, मोदी जी। उसमें सर्च करो कि भाई किस कम्युनिटी का, किस बैकग्राउंड के लोग उसमें नहीं है जुडिशरी में। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में रिजर्वेशन है इस करके उसमें SC ST OBC सब हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं है उतनी रिप्रेजेंटेशन जितनी रिजर्वेशन। मेरे से अगर पूछा जाए, होना तो ये चाहिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्यों एक ही कम्युनिटी का है? दूसरी कम्युनिटी के अगर सब बैकग्राउंड से आएंगे तो मैं जो समझता हूँ एक अच्छी जुडिशरी होगी। अगर मैं एक पृष्ठभूमि, गांव की पृष्ठभूमि से या गरीब परिवार से मैं आया हूँ तो मुझे नीचे से लेके और ऊपर तक की सबकी समस्याओं का पता है कि क्या है। बिल्कुल। मैं उसी तरफ से उसको डील करूँगा। तो मेरा कहने का मतलब है हर तरह के जज आए और हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन उसमें हो। कुछ उसमें ज़रूर पक्का हो, उसको रिजर्वेशन कहो, अफर्मेटिव एक्शन कहो, रिप्रेजेंटेशन कहो, उसमें होना चाहिए इन कैटेगरीज का, ताकि उसका रिफ्लेक्शन एक ये आए कि जुडिशरी सिर्फ एक अपर कास्ट सो कॉल्ड उनकी नहीं है, ये जुडिशरी सबकी है। ये मेरा कहना है इसमें। तो इसमें मतलब कैसे हो पाएगा? इसमें यही मैं बताया, इसमें जब तक फिक्स नहीं करेंगे कि इतना कर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसके मेरे बात नहीं बनेगी। आप किसी इंस्टीट्यूशन को देख लो, अगर कहीं रिजर्वेशन नहीं है मुझे बता दो कितना रिप्रेजेंटेशन है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक की बता रहा हूँ, जस्टिस गवई अब CJI है। हाँ। पहली बात है CJI सिर्फ इस कम्युनिटी से 2 हुए हैं, सिर्फ ये दूसरे CJI हैं। अच्छा। और 8 तक सिर्फ 8 जज सुप्रीम कोर्ट में आ पाए हैं। 8, केवल 8 है? सिर्फ 8। अब इतने सालों में अगर 8 आए सिर्फ, तो क्या रिप्रेजेंटेशन है? और जहाँ तक मेरी बात आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट होते तो मैं ऑल इंडिया में सीनियर नंबर 2 था ऑल इंडिया में। अच्छा। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की 2 वैकेंसी भी थी जब मतलब मेरे नंबर आने की बात थी। उससे पहले भी आ सकता था। जस्टिस संजीव खन्ना जब CJI थे उस टाइम भी हो सकता था, क्योंकि सिर्फ 2 जज थे। दिल्ली हाई कोर्ट के 4 जज रहे हैं, हो सकता था, लेकिन नहीं किया क्योंकि वहाँ 2 यही सोचते हैं कि 2 ऑलरेडी है ना वहाँ पे। तो इसमें कोई तीसरे मेरिट की वगैरह मेरिट? कोई मेरिट नहीं इसमें। मेरिट क्या देखना होता है? आप कोर्ट में अपीयर होते हैं, आपका सब बायोडाटा पता होता है कि ये कोर्ट में अपीयर होता है। ठीक है। मेरिट क्या होती है? आप शो मी द मैनुअल, शो यू द रूल, वो मेरिट है। आप कौन सी फैमिली से, वो मेरिट है। आप वकीलों की फैमिली से, आप वो मेरिट है। आप जजेस की फैमिली से, वो मेरिट है। आप बड़े मंत्रियों के खानदान से, वो मेरिट है। ये मेरिट है। मेरिट अगर देखनी है तो फिर तो अपना एग्जाम करवाओ, राइट। जैसे UPSC में एग्जाम होता है, UPSC में क्या आपको समझते हो कोई कूड़ा करकट आ रहा है? सब UPSC में एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई कर कहते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम है। मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन में है, हर स्टेट में सर्विस कमीशन। एग्जाम कराओ, उसमें एग्जाम में जो निकल जाएगा निकल जाएगा जी। आप अगर मेरिट की बात करते हो तो उससे ले लो, मेरिट से ले लो। अगर वो नहीं करना, नेशनल जुडिशल कमीशन नहीं करना, तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन की आवाज़ें उठने लगी हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं या ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, क्योंकि जुडिशरी को किसी ने तवज्जो नहीं दी, जुडिशरी की किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अब जुडिशरी की आवाज़ उठने लगी है
और उठेगी। अब रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। रोकने वाले रोकेंगे जरूर, जी। क्योंकि रोकेंगे इसलिए क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन घटेगा। ठीक बात है, क्योंकि वो रुकेंगे तो उनका कम होगा ना, इधर के ज़्यादा आएंगे, तो उनकी कोशिश रहेगी रोकने की। और मैं समझता हूँ बाकी जो समाज के लोग हैं, SC ST BC जितने भी नेग्लेक्टेड जिनका रिप्रेजेंट नहीं है, उनको सबको एक आवाज़ में और अच्छे से आवाज़ उठानी चाहिए। जी सर। सर, आपसे बात करके काफ़ी जानकारी मिल रही है और निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा। मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देश भर में कहीं ना कहीं अभी भी जो जिसे वंचित तबका कहा जाता है, SC ST OBC या माइनॉरिटी या जो भी जो मुख्य धारा से दूर है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। आखिर उन्हें आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, जिससे आप जैसे प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, आज किसी क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व जो है पूरी तरीके से नहीं है। हमारा संसद में जरूर है क्योंकि संविधान बाध्यता देता है, लेकिन उसके अलावा अन्य कई ऐसे जो विभाग हैं वहाँ उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो वो कैसे वहाँ पहुँचेगा? सिर्फ आंदोलनों से? उन पर तो केस लग जाते हैं, मुकदमे लग जाते हैं, जेल में चले जाते हैं। देखो, आप ये मान के चलो, आपको कोई भी चीज़ आराम से नहीं मिलेगी, याद रखना। मैंने एक चैनल पे पढ़ा कि जैसे मान लो इस हम रूम में बैठे हैं, हाँ। आप सबका हक है इसमें, कब्जा मेरा है, आराम से छोड़ूंगा क्या? आपको उसके लिए कोर्ट कचहरी और जो भी एजिटेशन करना वो करेंगे आप, जहाँ पे आपकी सुन सकते हैं वहाँ पहुँचाएंगे। वही इसमें है रिप्रेजेंटेशन के लिए। आपको अगर मुकदमे होते हैं कोई एजिटेशन में, आपके खिलाफ झूठे भी मुकदमे होते हैं, आपको वो तो भुगतना पड़ेगा जी। बिना सेक्रीफाइस के कुछ मिला नहीं। आप क्या समझते हैं, बाबा साहब ने कितने बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए, पूरी फैमिली बर्बाद हुई क्योंकि उन्होंने पूरे देश को फैमिली माना। जी। ठीक है, नहीं तो बाबा साहब को इतने लर्नड आदमी थे, कहीं ऐश करते आराम से बढ़िया से। और यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, हिंदू कोड बिल क्या था? हिंदू कोड बिल सिर्फ और सिर्फ वो वीमेन राइट थे। उनके राइट पे जब फेल हुआ वो बिल, क्योंकि नहीं चाहते थे उस टाइम की सरकार जो भी है, बिल फेल हुआ तो उन्हें रिजाइन कर दिया। कौन करता है? मिनिस्टर करता है कोई? नहीं। बिल पेश किया, और बिल पेश किया जब मंत्री कर रहा है, जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर वो कर रहा है और उसका फेल होता है तो इसके बाद सरकार कहीं ना कहीं फेवर में नहीं थी। और वही सरकार फिर 1952 में फेल हुआ ये, और 55 में हिंदू मैरिज एक्ट बना उस समय से, और 56 में हिंदू सक्सेशन एक्ट बना, फिर उसके बाद 56 में हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट बना। तो ये सब के सब बाबा साहब को तो के मुकाबले कोई था ही नहीं बंदा। और मैं एक और बताता हूँ बाबा साहब कैसे बने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। जब ये कहा ब्रिटिश ने कि वो संविधान लिखना पड़ेगा आपको, लिखो संविधान अपना, कौन करेगा? इसमें कोई दो राय नहीं। विचारों की लड़ाई होती है और होनी चाहिए। उसमें विचारों की लड़ाई में गांधी के, अंबेडकर के कुछ मुद्दों पे विचार नहीं मिलते थे, और वो होता है कि किसी के नहीं मिलते, आपस में भाई भाई के नहीं मिलते, माँ बाप के नहीं मिलते। ठीक है, तो वो था, किसी वजह से थोड़ा सा नाराज़ थे किसी बात पे। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उन पे गए, जब गांधी से मशवरा लिया कि क्या करें, गांधी जी की ग्रेटनेस देखो, उन्होंने कहा अंबेडकर थोड़ा नाराज़ है, उसको मना लो, वही लिख सकता है। तब जाके वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने और उन्होंने संविधान लिखा, और वो जो सोचा था और वो करके दिखाया। इसी पॉजिटिव जानकारी के साथ आज की हम अपनी जो चर्चा है विराम देते हैं। और आपने हमसे काफ़ी बेबाकी से बातें की। मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी आपसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करूँ, आप ज़रूर समय दीजिएगा। मैं जब भी आपको लगे जी सर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जो सोशल कॉज के लिए जी, जब स्टूडेंट था तब पीछे नहीं हटा, जब एडवोकेट थे तब नहीं। सोशल कॉज के लिए ये ज़रूर है कि जज बनने के बाद हम ज़रा संकुचित हो गए थे, क्योंकि वो नहीं हम कर सकते जो पोजीशन में रहते। प्रोटोकॉल। अब मैं उससे रिटायर हो चुका हूँ, जी, मेरे पे वो बंदिश नहीं है।
ठीक जो सोशल इश्यूज हैं मैं ज़रूर उठाऊंगा, उठाता रहूँगा। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, आपका भी, श्रोताओं का भी। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।